तो अब आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो क्या है, हमारा अगला कदम वेव मॉडल की तरफ। ठीक है ना। वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ हमारा अगला कदम क्या होने वाला है, किस तरीके से हम देखने वाले हैं उसके तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्या नाम है ये, बोर के हमने वो देख लिया था, क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स देख लिए थे बोर एटॉमिक मॉडल के। क्या क्या दिक्कत थी। सबसे बड़ा जो दिक्कत था, बोर ने क्या लिया था, बोर ने इलेक्ट्रॉन को कैसा कंसीडर किया था। बोर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन्स एज पार्टिकल। बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के कंसीडर किया था। पर अब हम लोग कहां बढ़ गए हैं, अब हम लोग बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कंसीडर करने में। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव मॉडल है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला डी ब्रॉय इक्वेशन या फिर डी ब्रॉगली, जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया। और दूसरा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों किस पे बेस्ड है, वेव नेचर पे। ये दोनों वेव नेचर पे बेस्ड है। तो चलो हेडिंग डाल लो, वेव मैकेनिकल मॉडल लिखो, हेडिंग लिखो, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। हाँ, हेडिंग है वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ऑफ द एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। attempts were made attempts were made attempts attempts were made to correct the defect, to correct the defect of Bohr model, correct the defect of Bohr model, and they are based on and they are based on and they are based on the given two concepts, and they are based on the given two concepts. First one is de Broglie equation. First one is de Broglie equation, and the second one is Heisenberg प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोल रहे हो, उसको उसको यही इसको ऐसे प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो वो मोगली के भाई थे इसलिए ब्रॉगली। ब्रूसली पढ़ लो, हम कहाँ मना किया तुमको, ब्रोकली पढ़ लो। बस याद रखना कॉन्सेप्ट, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो। हाँ, अभी कोई तुम बैगन पढ़ रहे हो, कल को तुम थैनोस पढ़ोगे इसको। इसी तरीके से बात होती है, बात होती कुछ और है, पहुंचती कुछ और है। यहाँ डिब्रॉय चल रहा है, ये बैगन पहुंच गया, थैनोस पहुंच गया। चलो ठीक है। अब देखो, अब साइंस का वो ब्रांच जो इन दो कॉन्सेप्ट को डील कर रहा है वही हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है। क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स या फिर वेव मैकेनिक्स। जब तक हम बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स या फिर वेव मैकेनिक्स, जो इन दोनों को डील कर रहा है ब्रांच हमारा। ठीक है। तो इसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला हेडिंग डाल लो। ये बात समझ गया ना जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला हेडिंग तुम लोग डाल लो, सबसे पहले लिख लो डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर। तो जो बाबू वेव नेचर जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं तो वहां पर एक क्लॉज हमेशा लेना पड़ता है कि हमको पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक चाहिए। जब भी हम वेव नेचर की तरफ बात करेंगे तो हमको पार्टिकल कैसा चाहिए, माइक्रोस्कोपिक। यानी माइक्रोस्कोपिक पे वो चीजें नहीं काम कर सकती, अगर माइक्रोस्कोपिक पे काम कर सकती हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल बताऊं तो मान लो ये सन है, इसके अराउंड अर्थ घूम रहा है। ठीक है। तो अर्थ जो घूमेगा, अगर अर्थ ये सन के अराउंड अगर अर्थ घूमेगा तो वो प्रॉपर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। पर अगर सपोज करो इसको हम न्यूक्लियस बना दें और इसको हम इलेक्ट्रॉन बना लें, तो वहां पर ये जो पाथ होगा ऐसे सर्कुलर नहीं होगा, ये कुछ वेव फॉर्म में होगा, इस तरीके का होगा।
दिख रहा है, ये कुछ इस फॉर्म में होगा। और ये कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन जब कोई पार्टिकल क्या हो, माइक्रोस्कोपिक हो। मैक्रोस्कोपिक केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बाबू वेवलेंथ ही इतनी कम आएगी। अगर बड़ा सा पार्टिकल होगा तो वेवलेंथ कहाँ आ पाएगी उसकी। ठीक है, जब वेवलेंथ कम है तो कैसे तुम उसका वेव नेचर एक्सप्लेन कर पाओगे। पार्टिकल छोटे तो ना तुम वेव नेचर एक्सप्लेन कर ले रहे हो, इसलिए हमको दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, वेवलेंथ बड़ी आएगी, छोटी बड़ी आएगी वेवलेंथ। ठीक है ना, वेवलेंथ बड़ी आएगी तो हम उसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे, इसलिए और पार्टिकल भी बहुत बड़ा है। ठीक, इसीलिए दिक्कत होती है। अब देखो, तो लिखो डुअल नेचर ऑफ मैटर में, डी ब्रॉय suggested that suggested that moving particle that moving particle मूविंग पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव। डस्ट, तो थैनोस ने चुटकी बजाई थी, डस्ट नहीं बने सब, दैट डस्ट, डस्ट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव, यानी उनमें वेव की प्रॉपर्टी होती है। हो गया। their wavelength and momentum their wavelength and momentum can be related as their wavelength and momentum can be related as lambda equals to h by p, lambda equals to h by p, और lambda is equal to h by mv। पीस मोमेंटम, पीस मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां तक ये बात तो हो गई। अब देखो, ये जो v लिखा है, अगर हम फोटोन की बात कर लें, फोटोन भी तो वेव नेचर रख रहा है ना, अगर हम इसको फोटोन की बात कर लेंगे तो v को रिप्लेस कर देना c से, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा वो। अगर फोटोन की बात होगी तो इसको सी से रिप्लेस कर देना, फोटोन के केस में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा काम हो जाए। तो इसको लिख लो, लाइन को अगर लिखना चाहो तो उसको रिप्लेस करना है, फिर ये कॉमन सेंस से समझ भी जाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बड़े पार्टिकल की तरफ। मैंने बोला कि अगर ये फोटोन होगा, अगर फोटोन का केस लोगे तो वहां पे ये वी जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा ना, तो स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे बाबू ये वी है ना, वी क्या वेलोसिटी है, और सी भी तो वेलोसिटी होती है। हाँ, यही रहने दो, बस याद रखो, लिखना लिखना है लिख दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अलाउंस है, मैं बाहर कर सकता हूँ, कोई डिस्टर्ब करेगा तो। ये चलो, अब जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो बड़े पार्टिकल्स, मान लो फुटबॉल ले लो, अर्थ ले लो, या इससे बड़े मतलब जो भी पार्टिकल हो, जो बड़े पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वहां पर ये थ्योरी काम नहीं करती है, वहां पर ये थ्योरी काम नहीं करती है। क्यों नहीं काम करती है? क्योंकि उनका मास पहले कंसिडरेबली बहुत ज्यादा है। मास क्या है, कंसिडरेबली बहुत ज्यादा है, जिसका से वेवलेंथ क्या होगी उनकी बहुत कम आने वाली है। मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ उनकी वैसे बहुत कम आने वाली है। इस केस में क्या देखो, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मास ज्यादा है तो वेवलेंथ कम आएगी। अब इस केस में होगा क्या, वो वेव नेचर नहीं शो कर पाएगा। तो अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर ली जाए प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसको हम तो ऐसे दिखा नहीं सकते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के टर्म्स में। तो वेव नेचर देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अभी तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की हम बात की है, यानी अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक पे ये काम नहीं करेगा, वहां पे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारे लिए नहीं मिलेगा। तो इस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं, चलो
स्टार्ट करो. Big particles like big particles like balls, moving stones, big particles, big particles like ball, moving stones, stones. फेंकोगे तो मूव नहीं कर रहा है वो. फेंकोगे मूव नहीं कर रहा है वो. स्मॉल पार्टिकल है. तो तुम बताओ अब. कोई भी वेव जो होगा, जो जब वेव कब तुम बनाएगा, जब वो मूव कर रहा होगा ना. खड़े खड़े वेव बनाता है क्या कोई? तो बॉल तो मूव ही कर रहा है, उसको कहाँ रोके हुए हैं. मूविंग स्टोन्स एंड बॉल्स. ठीक है ना. तो क्या कहते हैं, कहाँ तक हुआ जी. बिग पार्टिकल्स लाइक मूविंग स्टोन्स डू नॉट शो वेव नेचर. डू नॉट शो वेव नेचर. कुछ छूट गया क्या? डू नॉट शो वेव नेचर as their masses are high, as their masses are high, hence their wavelength are too short. Their masses are high, hence their wavelength are too short. Short. Hence they have no physical significance in our daily life. Hence they have no physical significance in our daily life. हाँ. Significance in our daily life. ठीक है ना. अब मान लो, अब हम दूसरा केस लेते हैं. इस केस में समझो. दूसरा केस क्या होगा बाबू. दूसरा केस ये होगा कि सपोज करो हमने दो पार्टिकल लिया है. हमने एक लिया पार्टिकल ए, एक लिया पार्टिकल बी. क्या क्या लिया है? पार्टिकल ए और पार्टिकल बी लिया है. और दोनों का मास क्या है? डिफरेंट है. दोनों का मास क्या है? डिफरेंट है. सपोज करो इसका मास क्या m1 है, इसका मास क्या है? m2 है. अब अगर हम लोग ध्यान से देखें और m1 का मास अगर ज्यादा है m2 से, m1 का मास अगर ज्यादा है m2 से, तो जो m1 होगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों. इसका मतलब इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? कम होगी इन कंपेयर टू दिस. इस बात को याद रखना. इस केस को लिख लो. ये समझ में आया किसी को? एक बार फिर समझा दूं. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाबू. अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू घट रही है. मैंने बोला ये ज्यादा भारी है, तो इस केस में इसकी लैम्डा घट जाएगी, तो इससे लैम्डा इसका कम आया है. ये उसके कंपेरिजन में हल्का है, तो उसका लैम्डा ज्यादा आया है. ठीक है ना. अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये जो वेव है, ये जो वेव है जो पार्टिकल से एसोसिएटेड है, दीज वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स आर नोन एज मैटर वेव्स. दे आर नोन एज मैटर वेव्स, या फिर डी ब्रॉय वेव्स, या फिर डी ब्रॉगली वेव्स. जो ये वेव्स आ रही हैं, ये जो ये मैटर से एसोसिएटेड है ना, हो गई ना मैटर से एसोसिएटेड, तो इनको हम क्या बोलेंगे? मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉय वेव्स. ठीक है. पहले वो करो, फिर इसका ये लाइन लिखवा रहा हूं. इसको पहले लिख लो, फिर मैं वो लाइन लिखवा रहा हूं. लिख लिया? अब आगे बोलूं? तो लिखो द वेव्स एसोसिएटेड, द वेव्स एसोसिएटेड, द वेव्स एसोसिएटेड, the waves associated with particles in motion, the waves associated with particles in motion, the waves associated with the particles in motion are called matter waves, are called matter waves और de Broglie waves. हाँ, matter waves और de Broglie waves.
कोई दिक्कत है? किसी को नहीं है ना? अब इसके बाद आएंगे हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पे। किस पे आएंगे? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पे। क्या पढ़ेंगे? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से देखो क्या क्या अब तक हम लोग सीखे हैं। सबसे पहला, अगर हमने पार्टिकल नेचर इसका ज्यूम किया, क्या ज्यूम किया? पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर से हम लोग क्या क्या डिफाइन कर रहे थे? अच्छा, पार्टिकल नेचर से, हाँ, यानी हम लोग इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन बता रहे थे। ठीक है, हीट कैपेसिटी का वेरी करना बता रहे थे टेम्परेचर के साथ किसी सॉलिड का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता रहे थे, पार्टिकल नेचर से सब बता दे रहे थे हम लोग। हो जा रहा था ना? किसी को इसमें दिक्कत है? यही अब तक हमारे सब इसका चैप्टर का सार है जो निकल के आया है, यही है जो अब तक हम लोग समझे हैं। अब इसके बाद जो है, ये तो पार्टिकल नेचर हो गया बाबू। सेकंड चीज क्या आता है? वेव नेचर। कौन आता है? कौन आते हैं? वेव नेचर। वेव नेचर से हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया है? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ये दो चीज हमने वियन के वेव नेचर से हमने एक्सप्लेन की। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? नो नो दिक्कत है? नो नो दिक्कत, अच्छा अच्छा। हाँ, इसको लिखना है। डैश करके मैंने छोड़ दिया था। मैंने बताया था वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विथ टेम्परेचर, या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ सॉलिड्स विथ टेम्परेचर। अगला, चौथा। क्या देख रहे थे जी ऐसे ध्यान से ना? वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विथ टेम्परेचर। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। नींद हो गया पूरा? रात में रात में सोई नहीं हो क्या? रात में कल नहीं सोई हो? अभी तो तुम हेड डाउन की थी बहुत देर से, मैं देख रहा था। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेलिंग क्या है? समझ रहा हूँ मैं, कोचिंग है और क्या। तुम क्या चाहते हो मैं क्या समझू? चलो अब इसके आगे देखो बाबू। अब अगर हम ध्यान से देखें और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को अगर हम कंबाइन करें, तो प्लांक थ्योरी के हिसाब से, प्लांक थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर होती है। अगर हम आइंस्टीन इक्वेशन लें तो आइंस्टीन इक्वेशन के हिसाब से एनर्जी किसके बराबर होती है?
दोनों एक रेडिएशन ही पजेस कर रहा है एनर्जी, तो दोनों जो है इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर हम दोनों को इक्वल करें तो इस केस में क्या होगा? एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? न्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी बाई लैम्डा। यहां से सी कट जाएगा। अब इस सी को हम लोग वेलोसिटी से रिप्लेस करते रहे। सी को हम क्या करें? वी से रिप्लेस करते रहे। तो इस केस में एच बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू एम वी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच बाई एम वी इज इक्वल टू लैम्डा। वी से हमने इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि अगर वो लाइट नहीं है, अगर वो फोटोन का केस नहीं है, तो उसके अलावा जो सब में तो वी ही लगेगा ना। फोटोन के केस में स्पीड ऑफ लाइट आ रही है ना, तो इसीलिए मैंने उसको वी से रिप्लेस कर दिया। ये जनरल इक्वेशन हो गई हमारी। वो तो मैं तुमको उससे पहले बता चुका हूँ। दोनों लिखो। देखो अगर तुम सी भी लिखे हुआ और तुम कुछ और वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, तो आंसर तुम्हारा वो फिर भी वही आएगा। सिर्फ जो है नोटेशन में चेंज हो रहा है ना, उससे करने का तरीका थोड़ी बदल जा रहा है। तो वो तो सेम है। तो यहां से हमें क्या मिलता है? वेव लेंथ और मोमेंटम के बीच रिलेशन। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लिख लो इसको। सबने लिख लिया? तो इसके आगे बढ़ा जाए। अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और अब हम फाइंड आउट करेंगे बोर्ड के पोस्टुलेट को यहां से। ठीक है, तो अपने हेडिंग लिखो अगली। डेरिवेशन ऑफ बोर्ड्स पोस्टुलेट। डेरिवेशन ऑफ बोर्ड्स पोस्टुलेट। डेरिवेशन ऑफ बोर्ड्स पोस्टुलेट। बोर्ड्स पोस्टुलेट डेरिवेशन ऑफ बोर्ड्स पोस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रॉय इक्वेशन। फ्रॉम डी ब्रॉय इक्वेशन। बोर भैया ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को कैसा कंसिडर किया था? पार्टिकल। पार्टिकल। चलो ये हमने बनाया न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन बोर भैया के हिसाब से घूम रहा होता, रिवॉल्व कर रहा होता, तो वो कैसे रिवॉल्व कर रहा होता? ऐसे। ऐसे कर रहा होता। नहीं, ये एकदम सेंटर मानना इसको, थोड़ा सा ये सेंटर के बाहर हो गया। पर अरे मान लिया, हम बना भी दे रहे हैं। अब कोई नहीं बोलेगा अब नहीं है। है अब मान लो इस हिसाब से मूव कर रहा होता। लेकिन डी ब्रॉय ने क्या बोला? ये तो वेव की तरह घूम रहा है। अब अगर इसको हम वेव की तरह घुमाना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरह आएगा। तो हमें बस कंसीडरेशन क्या करना है?
कि जिस पॉइंट से इस वेव को स्टार्ट करो, जिस पॉइंट से इस वेव को स्टार्ट करोगे वर्सेस जहां ये टर्मिनेट हो रहा है, हमें इस तरीके का अरेंजमेंट करना है कि ये सब एक फेज में आए। मतलब यहाँ पे ब्रेकेज ना, ऐसा ना लगे कि यहां से शुरू हुआ है, वो कंटिन्यूअस हो। यानी क्रेस्ट और ट्रफ में, हाँ मतलब सेम ऐसा ही आना चाहिए, क्रेस्ट और ट्रफ। मतलब ये तो और अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, क्रेस्ट और ट्रफ जो है ऐसा लगे ओवरलैप हो रहा है, वो लगे कंटिन्यूअस है। अगर हम इस काम को कर दें, अगर हम इस काम को कर दें, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? बाबू वेवलेंथ तो सेम रहेगा, पर वेवलेंथ होगा क्या? लैम्डा होगा ना, वेवलेंथ लैम्डा होगा। और इसका जो सरकमफरेंस है वो क्या होता है? 2 पाई आर। यानी जो 2 पाई आर है, यानी जो उसका सरकमफरेंस है, वो वेव ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम में ट्रेवल कर रही होगी? n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ, एन लैम्डा। नहीं समझे? इस वेव की जो लेंथ होगी उसको अगर n टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ओवरऑल तो वो सरकमफरेंस ही बता रहा है ना। तो वेव तो हमारा इसी पे घूम रहा है, वेव ऐसे ही घूम रहा है ना। ये इसकी वेवलेंथ है सपोज करो, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ जितनी बार वेव आ रहा है, तो क्या होगा? वो इसी दूरी को तो बताएगा, वो इसी दूरी को बताएगा ना। वेवलेंथ पता है ना हम कैसे लेते हैं? नहीं पता है? जैसे मान लो ये अगर एक वेव है, तो ये वेवलेंथ है, तो ये वेवलेंथ है ना बाबू। तो वही या जितनी, हाँ सीधा, सीधा डिस्टेंस, ठीक है, क्रस्ट से क्रस्ट तक ये सीधा डिस्टेंस, ये हमारा वेवलेंथ है। तो यहाँ पर ये वेवलेंथ इसका एन टाइम्स होगा ना, एन टाइम्स होगा तो वो भैया ये बना देगा, क्या बोलते हैं, उसका सरकमफ्रेंस देगा। यहां तक समझ में आ गया? कैसे आई है? अभी मेरे वेवलेंथ तुम लोग समझे नहीं, वेवलेंथ सीधा होता है, वेवलेंथ ये दूरी होती है ना। अब आगे बराबर, आपको दिक्कत नहीं ना है? तो यहां तक ये हो गया पहला, यहां से चलो यहां से भी लेमडा ही निकाल लेते हैं, तो लेमडा क्या आएगा? 2 पाई आर बाई एन इज इक्वल टू लेमडा, पहला इक्वेशन ले लो। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद डी ब्रॉय ने क्या बताया? डी ब्रॉय ने क्या बताया? लेमडा इज इक्वल टू H/mv, H/p, H/mv। अब यहां से अगर ध्यान से देखो, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, कि 2 पाई आर बाई एन इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग जो है रीअरेंज करते हैं, इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा mvr। mvr इज एंगुलर मोमेंटम, mvr इज एंगुलर मोमेंटम। और इसको अगर इधर शिफ्ट करें और इसको इधर शिफ्ट करें, तो n टाइम्स H/2 पाई। ये कहा था, किसने कहा था ये कहा था बोर मॉडल में, स्टेशनरी जब हम स्टेट निकाल रहे थे। मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन वहीं घूमी करेगा, मतलब वहीं घूमेगा जहां, वहीं घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। बोला था, याद है? गुड। नहीं याद है? तो फिर रिवाइज करो, वहां मैंने पढ़ाया था। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, एंगुलर मोमेंटम आएगा तुम्हारे इसमें फिजिक्स में। यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते इसलिए बता रहे हैं, छोड़ के जा सकते थे तो चल जाते। तो एम वी आर इज इक्वल टू H/N/2 पाई, ये निकल गया हमारा। तो भाई इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। तो हमने क्या निकाला? बोर पॉस्टुलेट को डी ब्रॉय इक्वेशन से, इसको नोट डाउन करें।
चलो फिर अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो सब लोग। क्वेश्चन नोट डाउन करो। कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ associated with, calculate the wavelength associated with 1,000 kilogram of rocket, 1,000 kilogram of rocket, kilogram of rocket, rocket moving with, moving with a velocity of, moving with a velocity of 300 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। चलिए स्टार्ट कीजिए।
चलो, फॉर्मूला क्या है? लेमडा इज इक्वल टू एच बाई मास इंटू वेलोसिटी। लेमडा ही है, एच की वैल्यू क्या है? मास कितना है? मास क्या है? 1000 किलोग्राम है। वेलोसिटी कितनी है? 300 है। एक 300 किलोमीटर पर आवर है, यानी 300 × 5/18। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, उसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? नहीं नहीं, वो नहीं आ रहा है। हाँ, 7.4 नहीं आ रहा, 7.95 आ रहा है। 7.95 आ रहा है। तुम्हारे 10 पावर गलत है ना। तुमने 42 बोला है, पावर 39 आ रहा है, -39 में आ रहा है। पावर गलत है ना। 7.9, कितना, 7.8, सॉरी। नहीं, 7.9 ठीक है, तुम्हारे 8 आ रहा था ना। 7.9 इंटू 10 टू द पावर -39 मीटर। ये है लैम्डा क्या। नहीं, अप्रोक्स सही है, हम तुमको 7.4 पे भी हम सही बोल रहे थे। पावर सही नहीं आ रहा है ना। 10 टू द पावर क्या है? हाँ, वही चीज गड़बड़ हो गया, पावर गलत हो गया था, इसका ही पावर गलत आ रहा है। तो मैंने वैल्यू तुम लोग जैसे, जो भी सर सर बोला, रुक जाओ, वैल्यू जैसे 7.4 हो, 7.6 हो, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा था। पावर जिनका 2 आ रहा था उनकी वैल्यू गलत थी, सिंपल सी बात है। तो उनको मैं उसके लिए बोल रहा था, बाकी को पावर पावर के लिए। बाकी तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। हाँ, कौन सर सर बोल रहा था, बोलो। यूनिट लगा के तब करो। नहीं तो देखो ना यहाँ पे, जब ऐसे सिंपलर हो, जिसका तुम्हें पता हो कि इसकी यूनिट ये होती है, और सब कुछ एसआई में दिया हुआ है, तो ये काम तो वैसे आसानी से हो जाएगा। जब बड़े बड़े कन्वर्जन हो, वहां पर यूनिट के साथ काम कर लो। ये तो छोटा सा फॉर्मूला है ना, इसमें तुमको कितना परेशान कर सकता है वो। परेशान तुम लोग को इस, बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। परेशान तुम लोग को इसलिए कर दिया, क्यों परेशान कर दिया? यहाँ नहीं तो जूल से क्यों परेशान होना? तो जूल तो एसआई यूनिट है ना तुम्हारी। उसमें क्या है? वो तो एमकेएस में ही ना, मीटर किलोग्राम सेकंड में ही तो है वो। तो इन सबों को तुम लोग को बाकी एमकेएस में ले आना था। बस काम कर देना था, ग्राम में ले नहीं जाना था। ये तो इजी टास्क है ना। वेवलेंथ यूनिट बाबू तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, मीटर भी हो, सेंटीमीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉम, पिकोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तुमको क्वेश्चन में क्या दिया, तुम इस हिसाब से देखोगे ना कि मुझको यूनिट किसमें रखनी है। ये थोड़ी ना कि जो यूनिट उसकी याद कर लो, मीटर में ही लाना है। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से देख लेना कौन सा ऑप्शन तुम लोग में आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हो। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। अ टेनिस बॉल, अ टेनिस बॉल of mass, a tennis ball of mass 6 into 10 to the power -2 kilogram, -2 kilogram is moving, is moving with a speed of 62 meter per second. 62 meter per second. Calculate the wavelength. वेवलेंथ निकालना है, और साथ में ये मुझे बताना कि क्या ये वेव नेचर शो करेगा या नहीं। क्या ये वेव नेचर शो करेगा, क्या ये वेव की तरह ये मूव करेगा या नहीं करेगा, ये बताना है तुम लोग को।
लैम्डा कैसे निकलेगा? एच ऊपर यानी 6.626 डिवाइडेड मास कितना है? 62 है। यही है ना? इंटू क्यों? मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें चेंज नहीं करना है। मीटर पर सेकंड में हमें चेंज नहीं करना है। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 1.7 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। लेमडा की वैल्यू इतनी आएगी। तुम लोगों ने आंसर जो था वो सही, आधा सही बताए थे, 10 का पावर फिर गलत था, कुछ लोग का मल्टीप्लिकेशन गलत था। हाँ तो चेंज क्यों कर रहे हो? तुमको समझना है, अगर एमकेएस में लाना है तो एमकेएस में सब होना चाहिए। मीटर किलोग्राम सेकंड दिमाग में बैठा लो, बोल दो। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मिनिमाइज हो सकती है, और हमेशा चांस रहता है कैलकुलेशन मिस्टेक होने का, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो सब। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। तो किस बात की जल्दीबाजी है तुमको? अगला प्रश्न लिखो। अगला क्वेश्चन। अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, अ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज 4.55 has 4.55 into 10 to the power minus 25 joule into 10 to the power minus 25 joule of energy, of kinetic energy लिखना, of kinetic energy. Calculate its wavelength. Calculate its wavelength. Mass of electron and Planck constant are already known to you. याद तुम लोग को पता होगा ना? नहीं पता है? 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kilograms. 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 किलोग्राम। चलो फाइंड आउट करो।
चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, जो हमने क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, सब लोग इधर देखें। पहले काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अगर हमें वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी, क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी में दी नहीं है। वेलोसिटी हमें कहाँ से, यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की मुझे वैल्यू बताए कोई तो 4.25 था, 4.55 ठीक है। 4.55 इंटू 10⁻⁻25 वैल्यू इसकी ये थी। ये इक्वल्स हो जाएगा हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर के। इधर शिफ्ट करो इसको। दिस वन इज 25 ना। इसको सॉल्व करो, वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 10⁻6 के। और यहां से वी कितना निकल के आएगा, वी की वैल्यू आएगी, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी निकल के आ गई हमारे पास। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, डी ब्रॉय इक्वेशन में। क्या कहता है वो, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास इज, वेलोसिटीज। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे कितना आएगा, मीटर। ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास वेवलेंथ भी आ गया, हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको नोट करना है, जल्दी नोट करो, मैं अगला टॉपिक शुरू करूं। चलो अगला कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलो हेडिंग डालो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक केस देखते हैं। केस, सपोज करो कि हम सब ने प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का, कि पिकनिक पे, पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया। ये लड़का था, बाकी सब तैयार हो गए, ये लड़का ये बोला सर देखिए अगर मैं पिकनिक पे आऊंगा, मतलब मैं पिकनिक पे जाना चाहता हूँ सर, पर मेरे पास पैसे नहीं है। घर वाले कह रहे हैं या तो पैसा लो, अगर पैसा क्या बोला, हम तुमको पैसा देंगे नहीं, पहली बात हम तुमको पैसा देंगे नहीं, और दूसरी बात इसको जाना है। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि सर हम फ्री में आ जाएं। तो हमको भाई ठीक है फ्री में चल चलो। जब ये फ्री में आएंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो हम पैसे के मामले में कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे सुख सुविधाएं कम हो जाएंगी हमारी। दूसरा केस ये होता है कि इनको हम ना ले जाए, इनको हम ना ले जाए, मतलब अगर हम ध्यान से देखें, अगर इनको हम ले जा रहे हैं तो हम घाटा कर रहे हैं अपना, और अगर इनको हम
नहीं ले जा रहा है तो कुछ फायदा तो है नहीं मेरा, फिर भी बाकी तुम लोग जब पर इसका घाटा हो रहा है। अब ऐसे एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं हम लोग। इसको हम कैसे समझे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन घूम घूम रहा है, ठीक है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जानना चाहो और उसकी वेलोसिटी जानना चाहो, एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को अगर एक टाइम पे तुम जानना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जानना पॉसिबल नहीं है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जानना पॉसिबल नहीं है। इस चीज को कैसे समझोगे? अब मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को देखना है, जैसे अगर बोर्ड ने क्या कहा था, बोर्ड तो इसका मोमेंटम वगैरह सब कुछ बता रहे थे, वेलोसिटी बता दिए थे, पोजीशन भी बता दिए थे, बोर्ड ने तो सब कुछ बता दिया था। पर हाइजेनबर्ग ये तो कह रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, ये हमें देखना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है। अब सपोज करो पहला केस, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखना है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखना है तो तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा, इन लाइट देना पड़ेगा, तुमको उसको लाइट देना पड़ेगा। तुम इसको अगर लाइट देते हो, अगर तुम इसको लाइट सप्लाई करते हो, तो जो लाइट सप्लाई होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा। वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा ना, वेवलेंथ छोटा होगा। अगर वेवलेंथ छोटी आ रही है तो एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो अगर तुम इसका पोजीशन देखना चाहोगे तो जैसे तुम इसका पोजीशन देखोगे तुरंत ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वहां से भाग लेगा। तो जब तुम इसका पोजीशन मीजर कर रहे हो उस मोमेंट पे तुम इसकी वेलोसिटी या मोमेंटम नहीं मीजर कर पाओगे, नहीं ना मीजर कर पाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ उस, हाँ बोलो। अब ध्यान से देखो, जब इसका हम लोग को पोजीशन देखना है तो पोजीशन तब देख पाओगे जब वेवलेंथ छोटी होगी। जो भी इसको हम एनर्जी देंगे अगर वो छोटे वेवलेंथ की होगी तो ही इसकी विजिबिलिटी हमें मिल पाएगी। जब इसकी वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी क्या होगी, हायर हो जाएगी। जब एनर्जी हायर होगी इस केस में ये क्या करेगा, ये एनर्जी गेन करेगा और क्या होगा, अपने पोजीशन से हट जाएगा। जब ये अपने पोजीशन से हट जाएगा तो इसका हम पोजीशन यानी पोजीशन में इसका पोजीशन तो हम बता देंगे इसका कि भाई यहां पर था ये, पर उसकी वेलोसिटी हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, दूसरा केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में हमने क्या किया कि इस बार हमने लैम्डा जो है वो हायर यूज किया, नहीं हायर वेवलेंथ हमने यूज की। जब हमने हायर वेवलेंथ का यूज किया तो उसमें क्या हुआ, जो एनर्जी हुआ वो लोअर हो गया। जब एनर्जी लोअर हुआ और वेवलेंथ हायर हुआ, इस केस में हम लोग इसका वो मोमेंटम बता लिए कि अच्छा इसका मोमेंटम ये है, पर जो उसकी पोजीशनिंग थी वो नहीं बता पाए। क्योंकि जब वेवलेंथ हायर होगा तो ये क्या होगा, फिगर धुंधला होगा, और जब फिगर धुंधला होगा तो पोजीशन बताना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। जब इसका वेवलेंथ हायर होगा तो एनर्जी कम मिलेगी इसको, उस केस में इसका पोजीशन नहीं बता पाएंगे पर वेलोसिटी बता लेंगे। और जब वेवलेंथ हम लोग लोअर यूज करेंगे तो इसके हम पोजीशन बता लेंगे पर वेलोसिटी बता पाएंगे। तो ये दो केसेस थे जिनके बेसिस पे इसको बताया गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब जो इक्वेशन इन्होंने दिया, जो इक्वेशन इन्होंने दिया वो बराबर हुआ कि चेंज इन पोजीशन, जो चेंज इन पोजीशन था और जो चेंज इन मोमेंटम, इसका जो प्रोडक्ट था ये या तो ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा किसके, एच अपॉन 4 पाई के। ये इनका इक्वेशन था, श्रोडिंगर श्रोडिंगर बोल रहा हूँ, हाइजेनबर्ग का। इनका यही इक्वेशन था कि चेंज इन, क्या है, अनसर्टेनिटी इन ये पोजीशन एंड मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इनका इक्वेशन था, लिख लो इसको।
यही कुछ था उसमें भी। अभी ध्यान ध्यान से देख लो, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें और हम एक बॉल और उसको उछालें, तो किसी भी पॉइंट पे उसको पॉज करके उसका हम वेलोसिटी भी निकाल लेंगे और पोजीशन भी निकाल लेंगे। ये तो अलाउंस है तुम्हारे पास, काइनेमेटिक्स से तुमको अलाउंस दिया हुआ है कि अगर तुम एक बॉल को थ्रो किए तो तुम जिस मोमेंट में चाहो बोल स्टैच्यू वो वहां रुक जाएगा। प्रॉपर उसका तुम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ की स्टडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और सब इसी वेवलेंथ का खेल है। और वेवलेंथ एनर्जी का सोर्स है एक तरीके से। ठीक है, एनर्जी पे वेवलेंथ जो एनर्जी या एनर्जी वेवलेंथ पे या वेवलेंथ एनर्जी दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। जब इसका खेल होगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो बस इसीलिए यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी नहीं दिखा पा रहे इसका कि वहां पर हम देखें। और जब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आ रहे हैं तो वहां पर हमको जो पोजिशन और मोमेंटम एक साथ हम जो है डील करके देख ले रहे हैं। चलो अब कुछ लिखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिख लो इसका। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल it is impossible to measure, it is impossible to measure simultaneously, it is impossible to measure simultaneously the position, the position and momentum, the position and momentum or velocity, the position and momentum or velocity of a small moving particle, of a small moving particle with absolute accuracy, with absolute accuracy, with absolute accuracy. Equation can be given as this, equation can be given as this. इसको फिर अब इससे चेंज कर लो। दूसरा इक्वेशन ये लिख लेना। यहां पर हमने मोमेंटम को m और डेल्टा v के पार्ट में तोड़ दिया। लिख लो इसको। अब यहां पे देखो डेल्टा x क्या है, डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल कि तुम सर्टेन नहीं हो, एग्जैक्ट तुम बता नहीं सकते हो कि वो कहां पर है। वो चीज वेरी वेरी कर दी वहां पर, दैट इज द अनसर्टेनिटी। दूसरा क्या है, डेल्टा वी, ये क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। लिख लो इसको। अगला हेडिंग डालो, एक्सप्लेनेशन। अगली हेडिंग डालो, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल। इफ वी वांट टू सी
ओके ठीक है। If we want to see a small particle, if we want to see a small particle like electron, small particle like electron, a radiation of very small wavelength, a radiation of very small wavelength, a radiation of very small wavelength is required. Wavelength is required. Is required. Radiation of small wavelengths, full stop लगा देना फिर लिखना, radiation of small wavelengths are highly energetic. Radiations of small wavelengths are highly energetic. When radiation of high energy strikes the electron, energetic. When energy of high, आगे क्या बोला था मैंने? When radiation of high energy strikes the electron, when radiation of high energy strikes the electron, it gains velocity. It gains velocity. It gains velocity. Therefore, its velocity, or momentum, cannot be calculated accurately. Cannot be calculated accurately. Cannot be calculated accurately. पैराग्राफ चेंज कर लेना फिर लिखना। पैराग्राफ चेंज करना। इफ रेडिएशन ऑफ हायर वेवलेंथ इज यूज्ड, if radiation of longer लिखना सॉरी, if radiation of longer wavelength is used, if radiation of longer wavelength is used, it has no effect on its momentum. It has no effect on its momentum. No effect on its momentum, but the position cannot be, but the position cannot be, but the position cannot be determined accurately. Cannot be determined accurately. Accurately. तो यहां से क्या पता चला हमें कि एग्जैक्ट अगर पोजीशन पता करोगे मोमेंटम नहीं पता कर पाओगे, मोमेंटम पता करोगे तो पोजीशन नहीं पता कर पाओगे। इसका कल हम लोग प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे बोर मॉडल से। वो सारी चीजें बची हुई हैं। कल हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह रहा है, क्यों न्यूक्लियस के बाहर रह रहा है वो। कल ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है।